हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं यूपी टेट के टॉप 51 क्वेश्चन मैथ्स सीरीज। दोस्तों लास्ट टाइम पर ये 51 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट जरूर करके जाइएगा एग्जाम में, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी लोग कम से कम 120 प्लस नंबर तो लाओगे ही, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों लास्ट प्रयास में हम टॉप 51 क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 8a² बराबर 27ab² बराबर 512 है, तो ab की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे कह क्या रहा कि 8a² b बराबर कितना दे रखा, 27ab² दे रखा है, और उसके भी बराबर क्या दे रखा, 512। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8a² b बराबर क्या हो जाएगा, 512 हो जाएगा। यहां से देखो a² b की वैल्यू आ जाएगी। देखो 8 से काटोगे ना, देखो 8 से काटोगे कितना होता है, 8 छंग 48, 3 हुआ 51 होता है ना, 48 और 3 51, 3 हुआ 8 चौको 32। यहां से क्या निकल के आएगा, a² b बराबर कितना आया, 64। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको ये भी दे रखा है कि 27ab² बराबर कितना दे रखा, 512। 27ab² बराबर कितना दे रखा, 512। आप मुझे बताओ यहां से ab² बराबर क्या हो जाएगा, 512 अपॉन 27 हो जाएगा। ये चीज कंफर्म है। आपको चाहिए क्या, ए बी। आप देखना ए बी निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ए बी चाहिए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करोगे तो a² b इंटू ab² बराबर क्या हो जाएगा, 64 इंटू 512/27 हो जाएगा। ये चीज समझ गए। यहां देखो क्या बन रहा है, ये a² और ये a की पावर 1 है, तो a² और a की पावर 1 क्या बना देगा, a³ बना देगा। और b की पावर 1 और b² क्या बना देगा, ये भी b³ बना देगा। बराबर क्या लिखा, 64 इंटू 512/27। इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना, आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, a की क्यू और b की क्यू क्या बना देगा, हमारा a b की पावर क्यू बना देगा। अब बराबर 64 इंटू 512/27 हो जाएगा। अब देखो ये क्यू है, इधर जाएगा तो क्या बना देगा, क्यूब रूट बना देगा। इधर जाएगा तो क्यूब रूट बना देगा। यहां से क्यू की वैल्यू जो है ना वो खत्म हो जाएगी। अब देखो क्यूब की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप मुझे तो 64 है, 64 क्या लिखा है, 64 अगर ध्यान से देखेंगे ना तो क्या लिखा, 4 का क्यूब लिखा है। 4 चौको 16 चौको 64 होता है। और 512 क्या लिखा, 8 का क्यूब, 8 8 64 8 512 होता है। साथ ही साथ 27 क्या लिखा, 3 का क्यूब लिखा है, 3 3 9 27। तो इस क्यूब और ये क्यूब और ये क्यूब से हमारा क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। आपका आंसर कितना आया, ए बी बराबर अगर हम बात करेंगे ना तो ए बी बराबर ऊपर क्या बचा, 4, इधर 8/3, 4 इंटू 8/3 क्या है, 4 32/3 आया आंसर आपका, 32/3 आया। अब देखो 32/3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन में देखो 11 या 33 और एक 34/3 दे रखा। ऑप्शन नंबर ए गलत। यहाँ देखो 10 या 30 प्लस 2 करोगे 32/3 दे रखा है, और आपका आंसर कितना आ रहा है, 32/3 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आया होगा। इस तरीके के सवाल जब भी आए ना तो अब आप उड़ा देना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि अंडर रूट के भीतर क्या दे रखा, 0.25 इंटू 2.25। जब भी अंडर रूट के भीतर दशमलव चीजें दी जाती है ना तो दशमलव हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दशमलव को अगर भूल जाओ तो ये 25 लिखा है, 25 अंडर रूट के भीतर बाहर आएगा तो क्या बना देगा, हमारा 5 बना देगा। और ये 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बाहर आएगा कितना बना देगा, 15 बना देगा। तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 अपना 75। अब देखना यहाँ देखो कितने अंक बाद दशमलव ढीला था हमने, 2 अंक बाद इधर, और इधर कितना है, 2 अंक बाद इधर। आप मुझे बताओ अंडर रूट के भीतर 4 अंक के बाद दशमलव दिया गया है, अगर बाहर आएगा तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। आपको कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक के बाद में लगाना है। 2 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। आप मुझे बताओ 75 आपका आंसर आया, 75 से 2 अंक उल्टा गिनोगे, 1 अंक 2 अंक, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 0.75। 0.75 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, यही तो दे रखा
0.75। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा 7.5, आपको चाहिए क्या 0.75 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। जब भी स्क्वायर रूट के भीतर आपको दशमलव चीजें दी जाए ना, तो दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आपको ये देखना है कि एब्सोल्यूट नंबर क्या दे रखा है, पहले उसका हिसाब क्लियर कीजिए, फिर दशमलव का हिसाब कैसे क्लियर करना। 2 2 4 अंक है, स्क्वायर के बाहर आएगा उसका आधा अंक बाहर आ जाता है, मतलब 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 अंक बाद दशमलव देखना है बस। 2 अंक बाद दशमलव कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आपको एक चीज पता ध्यान से देखना है कि आपको देखना ध्यान से 25 और इंटू 225 का क्या आएगा, हमको इससे भी मतलब नहीं है। यहाँ देखो सब में 75, ये 705, ये 75 है, ये 7.5 दे रखा है। आप मुझे बताओ 3 अंक, 3 ऑप्शन तो सेम ही है, 75, इसका मतलब 75 ही आना चाहिए। आप मुझे बताओ खाली दशमलव का रोल है, 2 अंक 2 अंक 4 अंक, 4 का आधा 2, 2 अंक बाद दशमलव कहाँ दे रखा है ना, यहाँ दे रखा है। यहाँ देखो 3 अंक बाद दशमलव दे रखा है, ये भी गलत। ये देखो 1 अंक बाद दशमलव और चाहिए। हम मुझे बताओ ये देखो कितने अंक बाद दशमलव दे रखा है, 3 अंक बाद दे रखा है, लेकिन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती ना। जीरो हटा दो तो कितने अंक बाद दशमलव दे रखा है, 1 अंक बाद दशमलव। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, दशमलव के बाद में हमको 2 अंक बाद दशमलव चाहिए। देखो 2 अंक बाद दशमलव कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है और बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आपको काम का अगर भाग दिया गया ना, तो आपको कुछ नहीं, ए क्या कर रहा है कि 1/6 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। यहां से टोटल काम निकाल सकते हो भाई साहब। ए क्या कह रहा है कि टोटल जो काम है उसका 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है। यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा, ए का 6 इधर जाओगे 6 5 30 हो जाएगा, मतलब 30 दिन में काम कर रहा है। कोई काम टोटल है अगर 1/6 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ए कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे मैं कहूँ बी जो है ना, वो टोटल काम का 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो यहाँ से टोटल निकाल सकते हो, बिल्कुल 2 से काटोगे 2 चौको 8 हुआ, मतलब कि टी 5 इधर भेजोगे 5 चौको 20, मतलब 20 हो जाएगा। आप मुझे बताओ बी जो है टोटल काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब ये चीज निकल के आ गई सामने। आप मुझे बताओ जब दिन होते हैं तो इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखो 30 से भाग करोगे, 30 दूनी 60, मतलब ये 2 क्या आ गई हमारी इफिशियंसी आ गई, मतलब कितनी वर्क पावर कर रहे हैं। 20 से काटोगे 20 या 60, ये बी की इफिशियंसी आ गई, मतलब बी जो है 3 के हिसाब से काम कर रहा है, 3 की पावर के हिसाब से। आप मुझे बताओ आपसे क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। टोटल काम वर्क कितना है, 60 यूनिट का है। ए और बी मिलकर यानी कि दोनों की इफिशियंसी मिला दो, 2 3 कितना हुआ 5, 5 से भाग कर दो, बस उतने दिन आ जाएंगे। 5 यूनिट का काम अगर डेली कर रहे हैं ना, तो 60 काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 5 से काटोगे 12 पंचे 60 होता है, 12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है उसका योगफल क्या होगा। अभाज्य संख्या क्या होती, वो नंबर जो स्वयं से कटे वह 1 से कटे, वो नंबर जो स्वयं से कटे और वह 1 से कटे, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ये चीज समझ गए। अब अभाज्य संख्या क्या क्या है जो 17 से बड़ी नहीं है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। हमेशा ध्यान रखना 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या हमारी अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि 2 जो है ना वो स्वयं से भी करता है और 1 से भी करता है और किसी से भी नहीं करता है। 2 के बाद में क्या है 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 कैसे करता है 3 से भी करता है। फिर क्या होगा 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15 नहीं होगा, क्योंकि 5 से भी करता है 3 से भी करता है, मतलब स्वयं से करना चाहिए और 1 से करना चाहिए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। 13 के बाद में अब एक चीज बहुत सोचने वाली है, हमको 17 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या क्या कह रहा है कि 17 से बड़ी नहीं है। वो अभाज्य संख्याओं का जोड़ना है जो 17 से बड़ी नहीं, लेकिन 17 तो हो सकती है, ये चीज सोचने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसका योगफल बता दीजिए। तो योगफल जोड़ो, 2 3 5 5 5 10, 10 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 कितना हुआ 41, 41 और 17 कितना हुआ 58, 58 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उससे 2 गुना आदमी आधे काम को कितने दिन में करेंगे। आप मुझे बताओ कोई काम है
कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अगर आधे काम की बात करेंगे ना, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे? जो कुछ आदमी है वो 6 दिन में करेंगे। अब आपसे क्या कह रहा है कि उससे 2 गुना आदमी ले आओ। उससे 2 गुना आदमी ले आओगे तो काम आधे दिन में खत्म हो जाएगा। काम आधे दिन में, टोटल काम है कितना? 6 का आधा कितना होता? 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। बहुत ही ओरली सवाल है। अगर आपको बेसिक से लगाना तो बेसिक से लगा दो। मान लो कोई यम आदमी है, उस काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। टोटल काम मान लो कोई टी है, टोटल काम करते हैं MDH/W लिखते हैं ना। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है? उससे 2 गुना आदमी मतलब कि 2M उस काम को कितने दिन में करेंगे? कितना काम है? आधा काम है, मतलब कि T/2 है। अब देखो T/2 है, T/2 ऊपर चला जाएगा ना, 2 ऊपर चला जाएगा। देखो T से T खत्म हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दिया कितना होगा? 12, और M से M खत्म हो जाएगा। तो D मतलब डेज बराबर कितना आ जाएगा? दिन। कितने दिन लगेंगे? 3 दिन में लगेंगे। ये बेसिक हो गया। अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे तो चीजें और जल्दी आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? A+B, यहाँ स्मॉल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। A+B रेशियो A-B बराबर 5:3 है। तो आपको ये बताना है कि A² + B² रेशियो A² - B² क्या होगा? आप मुझे बताओ। A+B का रेशियो अपॉन A रेशियो A - B बराबर कितना दे रखा? 5:3 दे रखा। अगर आप मुझे बताओ कोई रेशियो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा, अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में करना चाहोगे ना तो कोई कांस्टेंट टर्म लगाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? A+B बराबर कितना दे रखा? 5x। ये अगर फिक्स वैल्यू हो जाती है अगर कांस्टेंट टर्म लगाओगे, नहीं तो रेशियो की ये प्रॉपर्टी है, अगर आप उसे कांस्टेंट टर्म में लाना चाहोगे ना तो कोई भी कांस्टेंट टर्म लगाना चाहिए। यहाँ पर चाहे x हो, y हो, z हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे तो आपको और क्या दिया गया? A - B बराबर कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? दोनों को जोड़ोगे b प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 8x। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 चौको 4, मतलब 2 से काट दो ना, 2 चौको 8x हो जाएगा। a की वैल्यू 4x है। अब a की वैल्यू अगर यहाँ 4x रखोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? a की वैल्यू अगर 4x रखोगे, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 4x, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। अब आपसे जो पूछ रहा है वही निकाल लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है? A² + B²। A² मतलब 4x का स्क्वायर करोगे 16x² आ जाएगा, प्लस B² कितना हो जाएगा? x² रेशियो क्या कह रहा है? A² - B² मतलब कि 16x² माइनस का x²। अब मुझे तो 16x² + x² कितना हो जाएगा? 17x²। अब 16x² में से x² जाएगा, कितना आ जाएगा? 15x²। अब देखना x² से x² कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि रेशियो कितना आया? 17:15 आया। बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि P, Q तथा R के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें क्रमशः 10%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आपको रेशियो क्या दे रखा वेतन का? आपको वेतन का रेशियो क्या दे रखा? 3:4:5 दे रखा। आपको क्या कह रहा है कि 10% वृद्धि करनी है। आप मुझे बताओ 3 का 10% निकालोगे तो आपकी हालत खराब होगी। तो आप जब छोटे छोटे रेशियो दिए जाए ना और आपको परसेंटेज वृद्धि करना है या परसेंटेज कमी करना हो, आप 3 से तो निकाल नहीं पाओगे। तो यहाँ क्या करना होता है? आप 100 का गुणा कर दो। रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता जब सेम नंबर से गुणा या भाग करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 300, 400, 500 हो जाएगा। आप मुझे बताओ पहले जो P में कितनी % वृद्धि हो रही? 10% वृद्धि हो रही। अब 300 का 10% कितना होता है? 30 होता है, मतलब कि कितना आ जाएगा? 330 हो जाएगा। P का जो रेशियो 330 हो जाएगा। अब Q में कितने % वृद्धि हो रही? 15। 400 का 15% निकालोगे, 15 चौको 60 होता है, मतलब 400 में 60 रुपये जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ जो R है उसमें कितने % वृद्धि हो रही? 20%। तो 500 का 20% कितना होता है? 100 होता है। 20/100 होता है ना। तो 500 का 20% देखो ऐसे निकालो। 500 का 20% हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 × 5 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 500 में जब 100 जोड़ोगे कितना आएगा? 600 आ जाएगा। आप मुझे तो 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 1 जीरो इधर कट जाएगा। अब देखो यहाँ 33 है और कितना बचा? 46 और 60, मतलब कि 33, 46 और 60 का रेशियो आना चाहिए। नया वेतन तो यही होगा ना जो वृद्धि के बाद में। 33:46:60 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √243/4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने बताया है क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। ये चीज समझ गए। बराबर क्या दे रखा है, √243/4 दे रखा है। ये चीज समझो। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से कि मैं 4 से 4 कैंसिल कर सकता हूं। आपको भुजा की लंबाई चाहिए, समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, आपको एक ही वैल्यू चाहिए। आप मुझे बताओ बचा क्या, √3a²। अब 243 होता क्या है, 243 को अगर ध्यान से समझोगे तो 81 × 3 है। देखो 3 एकम 3, 3 × 24 होता है। अब 81 देखो 9 का स्क्वायर होता है, 9 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, भीतर क्या √3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो a² बराबर कितना आएगा, 9। अब a² बराबर 9 है तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ₹1000 पर 40% छूट और उसी क्रमानुसार अगर 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। सबसे पहले आपको बताना कि अगर 1000 रुपए है ना तो 1000 का 40% छूट कितना होगा। 1000 का 40% मतलब 1000 का अगर 40% निकालोगे ना तो 40% हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 40 × 10 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 1000 का 40% अगर छूट निकालोगे कितना आएगा, 400 आएगा। ये चीज समझ गए। 1000 का 40% कितना आएगा, 400 आएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 40% ना लेके आपको क्या करना है कि 30% और 10% की छूट बतानी है। देखो 1000 का अगर 30% निकालोगे, पहले आपको 30% छूट लगनी है। 1000 का 30% कितना होता है, 300 होता है, 300 होता है। यहाँ कितना बचेगा, 700 बचेगा। अब 700 का आपको 10% भी निकालना है, क्योंकि 30% तथा 10% मतलब कि जो भी 30% और 10% दे रखे ना, इनको क्रम के अनुसार घटाना है, मतलब सक्सेसिव घटाना है। सक्सेसिव पहले 30% डिस्काउंट लगाओगे, फिर जो आएगा क्वांटिटी फिर उसको कितना लगाओगे, 10% डिस्काउंट। अब 700 का 10% कितना होता है, 70 होता है। देखो ना 700 किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है, देखो परसेंटेज हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो खत्म। किसी भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो एक जीरो काट दिया करो, कितना आएगा, 70 आएगा। ये चीज समझ गए। अब 700 में जब 70 जाएगा कितना बचेगा हमारा, 630 बचेगा। अब देखो यहाँ 1000 में जब 400 जा रहा है तो यहाँ कितना बच रहा है हमारा, क्वांटिटी 600 बच रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है कि छूट का अंतर कितना होगा, छूट का अंतर कितना होगा। छूट देखो यहाँ कितनी मिल रही, 400, छूट यहाँ 400 मिल रही और यहाँ छूट कितनी मिली, 300 और 70 रुपए, मतलब 370 रुपए टोटल छूट मिल रही है। इन छूट का अंतर कितना होगा, 470 में जब 370 अंतर करोगे तो कितना आएगा, 30 रुपए का आएगा। 30 रुपए कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल 5 तथा 6 है, उनके, बहुत ध्यान से पढ़ना, उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। इनके वर्गों का पूछ रहा है, मतलब कि आपसे दिया क्या गया, x + y, दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा, 5, और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा, 6। आप मुझे तो वो संख्या क्या हो सकती है, बहुत ही छोटी है। 3 और 2 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 3 और 2 का गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं, उनके वर्गों, मतलब कि 3 का वर्ग कितना हुआ, 9, और 2 का वर्ग कितना हुआ, 4। इनके व्युत्क्रमों, वर्गों के व्युत्क्रम, वर्गों के व्युत्क्रम मतलब उलट दो, व्युत्क्रम मतलब समझे, संख्या को पलट देते हैं। 9 है, 9 का पलटोगे 1/9, और 4 को पलटोगे 1/4 हो जाएगा। क्या कह रहा है, इनका योगफल बता दीजिए। योगफल करना है, नीचे नीचे का गुणा और इधर उधर गुणा कर दो। 9 चौको 36, उधर गुणा करोगे 4 और इधर गुणा करोगे 9, 9 4 कितना हुआ, 13/36 आया। 13/36 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपको फोकस करना है। आपको ये तो नहीं दिया गया वर्गों, बाई चांस गलत हो जाता ना, अगर वर्ग ना दिया जाता तब कितना योगफल आता। अगर वर्ग ना दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको क्या करना होता है, इसका योगफल लिखना है और भाग करना है इसके गुणनफल से, यही हमारा आंसर आ जाता है, अगर वर्ग ना होता तब। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 की पावर 28 इंटू 11 की पावर 42 इंटू 7 की पावर 35 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना होगा। अब मात्रक अंक मतलब समझे, इसके इकाई का अंक क्या होगा। आप मुझे बताओ, इकाई का अंक ज्ञात करना है तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे 3 की पावर 28 है, आपको क्या करना होता है, 4 से भाग करना होता है। जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 28 है, ध्यान से देखना, 3 की पावर 28 दे रखा है ना, तो आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से
जैसे मैं कहूँ, जैसे 28 दे रखा, तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो उस संख्या में 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28, पूरा पूरा चला जाएगा। मतलब कि शेषफल 0 आया। शेषफल 0 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 लिखना होता है, 3 की पावर 4 लिखना है, इंटू 11 की पावर 42। अब 1 की पावर कुछ भी करोगे, इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। अब 7 की पावर 35 है, इसको भी 4 से भाग कर दो, 4 32, 3 हुआ, मतलब 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता क्या है, 7 सत्ते 49, और सत्ते कितना हुआ, 49 सत्ते करोगे तो लास्ट का अंक कितना होगा, 7 9 63, लास्ट का अंक 3 आएगा। और 3 की पावर 4 होता क्या, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, ये भी लास्ट का अंक 1 आएगा, और ये 1 आएगा, और ये 3 आएगा, मतलब कि लास्ट का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैं कहूँ कोई भी अगर 0 है, 0 की पावर आप कुछ भी करोगे ना, तो उसकी इकाई का अंक कितना आएगा, 0 आएगा। अगर मैं कहूँ 1 है, 1 की पावर कुछ भी करोगे, इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैं कहूँ 5 है, 5 की पावर कुछ भी करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी करोगे तो इकाई का अंक 5 आएगा। ऐसे मैं कहूँ 6 है, 6 की पावर कुछ भी करोगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये चीज़ समझना ध्यान से। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि 4 है, जैसे 4 की पावर 1 करता हूँ तो 4 आता है, और 4 की पावर 2 करता हूँ तो कितना आता है, 16 मतलब इकाई का अंक 6 आता है। हमेशा ध्यान रखना, जब 4 की पावर ऑड है ना, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 की पावर इवन है, तब इकाई का अंक कितना आएगा, 4 आएगा। ये चीज़ समझ गए, तब इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। ये चीज़ समझ गए। ऐसी 9 की पावर 1 करोगे तो 9 आता है, और 9 की पावर 2 करोगे, 9 ने 81, मतलब इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। हमेशा ध्यान रखना, 9 की पावर जब ऑड है तो कितना आएगा, इकाई का अंक 9 आएगा। और 9 की पावर अगर इवन है, 9 की पावर इवन है, तो अब इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ टोटल नंबर कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो नंबर होते हैं। देखो 0 की सीख गए, 1 की सीख गए, और किसकी सीख गए, 4 की सीख गए, और देखो 6 की सीख गए, 5 की सीख गए, और किसकी सीख गए, 9 की सीख गए। अब बचा कितना, 2 3 7 और 8। अगर इसके पावर कुछ भी है ना, इसकी पावर अगर आप कुछ भी है, तो आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 से भाग करना है, और जितना शेषफल बच रहा है बस वही पावर गिन लेना है। जैसे मैं कहूँ यहाँ देखो 3 है, 3 की पावर जैसे यहाँ 7 है, 7 की पावर 35 लिखा था, मैंने क्या कहा, 2 3 7 8 कुछ भी हो, आपको n की पावर सिर्फ 4 से भाग करना है। 4 से भाग कर दो, 4 32 की 8, हासिल के शेषफल कितना बचा, 3 बचा। तो आपको शेषफल से मतलब है, शेषफल कितना, 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 3 बहुत छोटी पावर हो जाती है ना, 7 की पावर 3 बहुत छोटी पावर है, तो आप निकाल नहीं पाओगे। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ समझ गए। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूँ ध्यान से, अगर आप 4 से भाग दे रहे हो, जैसे मैं कह रहा हूँ 3 की पावर 28 है, इसमें अगर आप 4 से भाग कर रहे हो ना, तो 4 सत्ते 28, शेषफल 0 आ गया। जब भी शेषफल 0 आए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 की पावर 4 मानना है। जब भी शेषफल 0 आए तो उसकी पावर क्या माननी है, 4 माननी है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, उन दोनों संख्याओं के योगफल का 25% 420 के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सवाल है, जैसा कह रहा बस वैसा ही करते जाइए। एक संख्या का 30%, मान लो कोई संख्या है, इसका 30% जो है ना, वो दूसरी संख्या, मान लो दूसरी संख्या सेकंड है, इसका 40% के बराबर है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म। आप मुझे बताओ, अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो लूंगा ना, तो कितना आएगा, 4:3 आएगा। ये चीज निकाल के आएगी। देखो 2 को इधर भेज दो, 1:2 बन जाएगा, और 3 को इधर भेज दो, 4:3 बन जाएगा। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना है, 4:3 आया। आपसे क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं का योगफल, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योगफल है ना, वो योगफल का जो 25% है, मतलब का मतलब गुणा, इसका 25% किसके बराबर है, 420 के बराबर है। ये चीज समझिए। अब 25% क्या होता है, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे ना, 25 चौको 100, मतलब कि 25% की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। आप मुझे बताओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या, इंटू 1/4 बराबर कितना है, 420। यहाँ से देखो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या नहीं निकाल पाओगे, 4 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1680 आया। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग 1680 है, और इनका रेशियो कितना है,
4:3 है। अगर रेशियो को मैं जोड़ता हूँ 4 3 कितना हुआ 7 रेशियो। 7 रेशियो बराबर कितने किसके बराबर होगा 1680, क्योंकि इसका योग दे रखा ना। अब एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 4 हुआ 2 हुआ, 7 चौको 28, मतलब कि एक रेशियो की वैल्यू 240। आपसे पूछ क्या रहा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसका रेशियो सबसे छोटा होगा, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। आप मुझे बताओ एक रेशियो की वैल्यू 240 है तो 3 रेशियो की वैल्यू 24 या 72, मतलब कि 720 होगी। 720 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको डायरेक्ट रेशियो जो दिए गए ना आपको इसमें रखना है। देखो 6 a की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 × 2 करोगे 12 आएगा, बराबर देखो इधर b की वैल्यू 4 है, 4 × 3 करोगे 12 आएगा। यहाँ देखो 3 c की वैल्यू 3 है, 3 × 4 करोगे 12 आएगा। देखो 12 बराबर 12 बराबर 12 आ रहा है, इसका मतलब इसका अनुपात क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c क्या होगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 ही होगा। ये चीज समझ रहे हो। जैसे मैं कहूँ ऑप्शन बी को चेक करता हूँ, देखो 4 रखोगे 4 दूनी 8 हुआ, बराबर यहाँ देखो 3 बी की वैल्यू 3 है, 3 × 3 9। आप मुझे तो 8 बराबर 9 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये रेशियो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। जब भी रेशियो बराबर रेशियो पूछ रहा है ना और ये चीज बराबर में दी गई ना तो आप डायरेक्ट रेशियो पुट करिए और देखिए कौन सी संख्या बराबर आ रही है। पहले ही ऑप्शन मिल गया तो उम्मीद करता हूँ पहला ऑप्शन है ये 100% सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई तो दुकान की सकल प्राप्ति आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी इस टाइप का सवाल है कि 25% कम करने पर उसके मूल्य में जो भी मात्रा है ना बिक्री की 20% बढ़ गई है ना, तो आपको कुछ नहीं करना। आपसे जब पूछा जाए कि दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको 100 मानना है। 100 मानना है, सबसे पहले क्या हो रहा है 25% की वृद्धि हो रही, ऐसे लिख दिए। फिर दूसरी क्वांटिटी आपको सक्सेसिव लगाना, आपको क्या करा 25% कम कर देने पर, मतलब कि 25% का नुकसान हो रहा है ना, फिर क्या करा 20% की वृद्धि हो रही। आप दूसरी बात 20% लिख दीजिए, बस आपको यही करना है। आप देखो 100 माना इसलिए क्योंकि 100 पे 25% क्या होता है 25 ही होता है, मतलब 25 की कमी होगी तो 100 में से 25 जाएगा 75। अब 75 का 20% कितना होता है, आप मुझे बताओ 75 का 20% निकालोगे, 100 से भाग करोगे परसेंट हटाओगे, 20 × 100 और 15 × 75, ये तो आनी चाहिए। आप मुझे तो 15 की फिर वृद्धि कर रहे हो, 75 में जब 15 जोड़ोगे कितना आएगा 90। आपकी पहले मूल कितना था 100 रुपए दुकानदार की खरीदारी थी, अब कितनी हो रही 90 रुपए हो रही। कितनी कम हो रही 10 रुपए कम हो रही। 10 रुपए अगर 100 पे कम हो रही है ना तो यही हमारा परसेंटेज हो जाता है, मतलब कि 10% की कमी हो रही। 10% कमी कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको 2 सक्सेसिव परसेंटेज दिखाई देना, एक मतलब मूल में कमी हो रही उसके बाद में वृद्धि जो बिक्री है वो बढ़ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 मान के ऐसे ही सॉल्व करना है स्ट्रक्चर बना के। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़कों, एक चीज और मैं रिपीट कर दे रहा हूं पिछले सवाल में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो कह रहा है ना, आप उसमें एक चीज और कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही और 25% की कमी हो रही ना और 20% की वृद्धि हो रही, तो आपको एक फार्मूला यहाँ और लगा सकते हो कि a + b + ab/100। अगर आपसे पूछा जाए दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आपको यही परसेंटेज करना, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कमी हो रही तो कमी को माइनस की चिन्ह के साथ लगाएंगे और वृद्धि हो रही वृद्धि को हम प्लस के चिन्ह के साथ लगाएंगे। देखो 25% की कमी हो रही तो पहले a की वैल्यू क्या होगी -25 और b की वैल्यू वृद्धि हो रही तो b की वैल्यू +20 प्लस करेंगे। देखो यहाँ क्या होगा -25 × 20/100 करोगे, ये चीज समझ गए। अब देखो 20 × 100 5 से काटोगे -5 हो जाएगा, 25 होता है। देखो 25 माइनस का और प्लस का 20 है तो क्या बचाएगा, इसको खत्म होगा तो -5 बचाएगा। अब -5 और -5 क्या होगा -10। अब माइनस क्या बताता है कमी, मतलब कि 10% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया, उनमें 50% लड़के तथा और 40% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा।
यहाँ वृद्धि दे रखा है ना, ये गलत, ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं। चलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ कितना आ रहा है। आप मुझे तो 1100 लड़के, इसमें 50% जो लड़के हैं वो पास हो गए। आपको बताना क्या है, जो पास नहीं हुए उनका प्रतिशत कितना रहा। आप मुझे तो 50% लड़के पास हो गए तो 50% लड़के फेल हो गए होंगे। 50% मतलब आधे लड़के फेल होंगे। 1100 का आधा कितना होता है, 550। ये चीज़ समझ में। आप मुझे तो 40% लड़कियां पास हो गई तो 60% लड़कियां फेल हो गई होंगी। आप मुझे तो 900 का अगर 60% निकालोगे कितना आएगा, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 90, 9 गुणे 60 कितना और 9 छक्का 54, मतलब कि 540 लड़कियां भी फेल हो गई। आप मुझे तो टोटल फेल कितने हुए, 550 प्लस 540 कितना होता है, 1090 लोग फेल हो गए। टोटल थे कितने, 1100 प्लस 900 कितना है, मतलब कि 2000 में से 1090 फेल हो गए। आपको परसेंटेज बताना है कितने लोग फेल हो गए। परसेंटेज बताना तो 100 का गुणा कर दीजिए। आप मुझे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, काटोगे ना 2 पंचे 10, 9 है, 2 चौको 8, दशमलव लगाओगे 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब कि 54.5% लोग फेल हो गए। समझे, ये ऑप्शन गलत दे रखे थे ना, हानि भाई पहले वाले दे रखे थे ना, तो ऑप्शन गलत है। आपको कितने प्रतिशत की जो कितने प्रतिशत जो हैं उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट, 54.5% लोग फेल हो गए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात कितना है, 9:8। मतलब कि जो आय है, आय को हम इनकम कह सकते हैं ना, इनकम इंग्लिश में बोलते हैं कितना है, 9:8 है। उनके खर्च का अनुपात, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना है, 8:7 है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक उनमें से प्रत्येक की बचत 500 रुपये हो, मतलब कि हर आदमी 500 रुपये बचा रहा है। आप मुझे बताओ बचत कैसे, बचाना कैसे, मतलब सेविंग कब कर सकते हो, जब आप इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर घटाओगे ना तभी तो सेविंग आएगी। जो कमा रहे उसमें से खर्चा हटा दोगे तभी तो सेविंग आएगी आपको। क्या कह रहा है कि प्रत्येक लोग 500 रुपये बचा रहा है। आप मुझे बताओ ध्यान से, अगर मैं इनकम 9 मानता हूँ और खर्चा 8 मानता हूँ तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। इधर मैं इनकम 8 मानता हूँ और खर्चा 7 मानता हूँ तो तब भी 8 में से 7 गया 1। देखो 1:1 आने का मतलब क्या है, जो सेविंग आ रही है ना, जो बचत आ रही है वो बराबर आ रही है। वही कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक की बचत कितनी आ रही, 500, मतलब कि एक की वैल्यू कितनी दे रखा, 500, एक रेशियो की वैल्यू 500। आपसे पूछ क्या रहा, एक की मासिक आय, एक की मासिक आय कितनी है, 9 रेशियो है, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 रेशियो की वैल्यू करोगे तो 9 × 500, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू 500 तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 × 4500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि मैं रुपए 100 नहीं, यहाँ 10 होगा, यदि मैं 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 11 में बेच देता हूँ तो प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले आप लाभ और हानि तभी बता सकते हो किसी चीज की जब क्वांटिटी बराबर हो, मतलब कि मात्रा बराबर हो। पहले क्या कह रहा है कि 11 जो बुकें हैं ना वो कितने में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में खरीदता है 11 बुकें। आप मुझे बताओ फिर क्या कह रहा है कि 10 पुस्तकें हैं ना वो कितने में बेचता है, 11 रुपए में बेचता है। आप मुझे बताओ कोई हानि या प्रतिशत आप कब बता सकते हो, जब चीजें समान होगी ना। यहाँ देखो बुकें 11 हैं, यहाँ 10 है, तो समान कर लो ना, नीचे 11 का गुणा करोगे, ऊपर 10 का गुणा करोगे। अब इधर 10 का गुणा किया तो इधर भी 10 का गुणा करोगे, मतलब कि 10 × 10 कितना होगा, 100 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो, यहाँ 11 का गुणा किया तो यहाँ भी 11 का, मतलब 100 में कोई चीज खरीद रहे हो, 11 × 11 कितना होता है, 121 में बेच रहे हो। आपको कितने प्रतिशत फायदा हुआ, देखो 100 से 121 हुआ, कितना हुआ, 21। अब 21 हुआ 100 बेस, जब भी बेस 100 होता है ना तो वही हमारा परसेंटेज हो जाता है। क्योंकि देखो 21 हुआ 100 पे, अब परसेंटेज निकालना 100 से गुणा करना है। देखो 100 का कोई मतलब नहीं हो जाता है। कहने का मतलब ये है अगर अब बेस हमारा 100 है ना तो वही हमारा परसेंटेज भी हो जाता है, तो 21% हो जाएगा लाभ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या 195 है और शेष दोनों के बीच का अंतर 20 रुपए है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप मुझे बताओ औसत क्या होता है। औसत अगर बात करेंगे ना, औसत क्या होता है, सभी नंबर का सम और अपान जितने टोटल नंबर है, बस यही तो होता है औसत। मतलब कि 3 संख्याओं का औसत कितना है, 135। मान लो कोई 3 संख्या A1 + A2 + A3 है, इनका औसत जो है ना वो कितना है, 135। औसत कैसे, इनका सब सम करोगे ना और 3 से भाग करोगे तभी तो औसत 135 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि A1 + A2 + A3 अगर मैं इनका योग निकालूंगा ना तो 3 से उधर गुणा कर दो, 3 × 5 = 15 की 5,
3 बचे 15 की 5, 3 का 9, 1 10 हो गया, 3 एकम 3 और 1 4, मतलब कि 13 × 39 होता है, 405 हो जाएगा। आप मुझे बताओ क्या कह रहा है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 195। मान लो A3 सबसे बड़ी संख्या है, इसकी जगह मैं 195 लिख सकता हूँ। आप मुझे बताओ यहाँ से क्या निकल के आएगा? A1 + A2 का योग। अब 405 में जब 195 इधर जाएगा तो घट जाएगा। अब देखो घटाओगे कितना है, 5 में से 5 की 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 में से 1 गया, 210 आया, 210 आया। अब क्या कह रहा है कि और शेष दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 रुपए। जो भी संख्या बची है ना, उनके दोनों के बीच का अंतर कितना है? A1 - A2 कितना है? 20 रुपए है। ये चीज समझ गए? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप मुझे तो इनको जोड़ दोगे ना, A2 कैंसिल हो जाएगा। देखो 2A1 बराबर कितना होगा? 210 + 20 करोगे कितना आएगा? 230 आएगा। अब देखो 2 से काटोगे ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 115। अगर मैं A2 की बात करूंगा ना, तो A2 की बात अगर मैं 115 इधर रखता हूँ, इधर जाएगा तो घट जाएगा। 210 में अगर 115 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 10 बचा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95। आप मुझसे क्या पूछ रहा कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 95 तो है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। साथ ही उन दोनों का योगफल कितना है? 125। उन दोनों का मतलब लघुत्तम और महत्तम समावर्तक का योगफल दे रखा है। यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप मुझे बताओ क्या कह रहा है? लघुत्तम समावर्तक है ना, उसके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है। मतलब कि जो L है वो महत्तम समावर्तक मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 4 गुना है। L बराबर कितना है? 4H। और क्या दे रखा है? L + EH बराबर क्या दे रखा है? 125। यहाँ से मैं लघुत्तम और महत्तम निकाल सकता हूँ। कैसे? L की वैल्यू अगर 4H रखोगे ना यहाँ पर, तो 4H + EH बराबर 125। यहाँ से देखो 5H बराबर 125 हो जाएगा, और 5 से काटोगे तो H बराबर कितना आएगा? 5 दूनी 10, 55 25। H बराबर 25 है। आप मुझे तो H बराबर अगर 25 रखोगे तो L बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 चौको 100। आपने पढ़ा होगा कि LCM × HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होनी चाहिए। अब LCM × HCF कितना है? LCM अगर 100 है और HCF हमारा 25 है, आप मुझे तो पहली संख्या अगर 100 है तो दूसरी संख्या यहाँ क्या होनी चाहिए? देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए? 25। 25 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि A जो है ना वो B की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। 3 गुना बेहतर कामगार है A जो है वो B की तुलना में। मतलब कि अगर B की इफिशियंसी हमारी जो है ना, B की जो क्षमता है वो अगर 1 है तो 3 गुना का मतलब A की क्षमता कितनी होगी? 3 गुना काम करेगा, मतलब A की क्षमता 3 हो जाएगी। ये चीज समझ रहे? और इसलिए वह कोई कार B की तुलना में 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। मतलब कि जो A काम करता है ना, वो B की तुलना में 40 दिन कम समय में काम कर सकता है। आप मुझे तो जब भी इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है और आपको दिन का रेशियो करना है तो कुछ नहीं, जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है उसका पलट देते हैं, उसका रिवर्स ही हमारा क्या होता है? दिन का रेशियो। ये आपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा। मतलब कि दिन का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। मतलब कि B अगर 3 दिन में काम करता है तो A कितने दिन में करता है? 1 ही दिन में। साथ ही साथ अगर मैं इनका अंतर कहूँगा ना तो अंतर कितना है? 2। मतलब कि 2 दिन कम समय लगाता है A। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 दिन कम समय लगाता है, मतलब कि 2 = 40, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, मतलब 20 रेशियो हो जाएगा। मतलब कि 1 रेशियो की वैल्यू 20 है तो दिन नहीं निकाला है। 1 रेशियो की वैल्यू 20, तो 1 × 20 क्या हो जाएगा? 20 दिन में काम खत्म करेगा। और 3 देखो 20 दिया 60। ये चीज समझ गए? और आपने ये भी पढ़ा होगा कि एफिशिएंसी × डेज बराबर टोटल वर्क होता है। आप मुझे बताओ एफिशिएंसी कितनी है? A की 3 और दिन कितने हैं? 20। एफिशिएंसी B की 1 है और दिन कितने? 60। यहाँ से टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, टोटल वर्क निकाल लो। 3 × 20 करोगे, टोटल वर्क कितना आएगा? 60 आएगा। ये चीज समझ गए? आपसे क्या पूछ रहा है कि तब दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे? टोटल काम 60 है, अब दोनों मिलेंगे मतलब दोनों की क्षमताएं मिलेंगी। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 4 से भाग करोगे तो दोनों कितने दिन में कर पाएंगे? 15 चौको 60 होता है ना, 15 दिन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाज कितना होगा? आपने पढ़ा होगा कि भाज बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल
प्लस शेषफल, इसमें आपको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, शेषफल कितना है 46, एब्सोल्यूट नंबर पकड़ना होता है। अगर शेषफल 46 है, आप मुझे ध्यान से बताओ क्या कह रहा है, भाजक जो है ना वो अपने भागफल का 10 गुना है और जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना। शेषफल 46 है तो भाजक कितना होगा 5 गुना, 46 गुणे 5 करोगे कितना आएगा 230। साथ ही साथ क्या कह रहा है कि भाजक जो है ना वो अपने भागफल का 10 गुना, मतलब भागफल का कितना है 10 गुना है। आप मुझे तो किसका 10 गुना करूंगा कि 230 मिलेगा, जाहिर सी बात है 23 गुणे 10 करोगे तभी तो 230 आएगा। आपसे पूछ रहा भाज कितना होगा, भाज बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल, मतलब 223 इंटू 23 करोगे प्लस 46 करोगे कितना आएगा। आप मुझे तो 230 इंटू 23 करोगे, मतलब कि 230 इंटू 23 करोगे कितना आएगा, जीरो को भूल जाओ, 23 इंटू 23 मतलब 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और एक जो जीरो भूले तो उसको चिपका दो और प्लस 46 करना है, मतलब कि लास्ट में 6 आना चाहिए। 6 देखो समय आ रहा, देखो 5290 में 46 जोड़ोगे तो 5290 से ज्यादा वैल्यू आएगी, 5000 से ज्यादा वैल्यू आएगी, खत्म खत्म खत्म। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये तो सवाल मैं करवा चुका हूं ना। यदि मैं 10 रुपए होगा ना, यदि मैं 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 11 में बेच देता हूं तो प्रत्येक किताब पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, करवा चुका हूं। इसका कितना आया था 21% आया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। हमेशा ध्यान रखना 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्गों का योग 365 है ना, वर्गों का योग अगर 365 है तो वो संख्याएं क्या होंगी, एक बात ध्यान से रखना, वो संख्या क्या होंगी। जैसे मैं कहूँ वो संख्या क्या हो सकती है 11 12 13, ये हो सकते हैं क्या कि 10 11 12 हो सकते हैं, 10 11 12। अगर ध्यान से देखोगे ना तो वो संख्या क्या होंगी 10 11 12 ही होंगी। कैसे, आप मुझे बताओ 10 का वर्ग कितना होता है 100, 11 का वर्ग 121 और 12 का वर्ग 144। 144 में 121 जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 1 5 4 2 6 और 1 1 2, 265 में जब 100 जोड़ोगे कितना आएगा 365 आएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी 3 क्रमागत धनात्मक संख्या दे रखी ना और उनके वर्गों का योग 365 दिन है, 365 दिन मतलब समझे एक साल है। जब भी एक साल 365 कब आता है, हमेशा ध्यान रखना वो नंबर क्या होंगे 10 होंगे 11 होंगे और 12 होंगे। यही क्रमागत संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग एक साल के बराबर होता है, 365 दिन के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 365। जब भी 365 आएगा तो वो संख्या क्या होंगी 10 11 और 12 होंगी। आपसे पूछ क्या रहा है उन संख्याओं का योग कितना होगा, तो 10 11 और 12 को जोड़ोगे, ये कॉपी में नोट करना, चाहे ध्यान रखना हमेशा जब भी 365 दिन दे रखा है 3 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग तो वो संख्या क्या होंगी 10 11 12 होंगी। ये चीज कॉपी में नोट करना। 10 11 और 12 को जोड़ोगे, अब उनसे उन संख्याओं का योग पूछ रहा है 10 11 और 12 होता कितना है 33। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको याद है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से उड़ जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 2:15 अपराह्न के समय किसी घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण बनता है। इस टाइप के सवाल मैं करवा चुका हूं कॉन्सेप्ट में। आपको थीटा पूछ रहा है ना, थीटा पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, हावर इंटू 30 माइनस का मिनट इंटू 11/2 करना है, बस डिफरेंस ज्ञात करना है। आप मुझे तो हावर मतलब कितना बज रहा 2:15 हो रहा, हावर मतलब एच की वैल्यू 2 और मिनट मतलब 15 मिनट हुए, एच की वैल्यू 2 हुआ तो 2 गुणे 30 करोगे कितना आएगा 60 आएगा। माइनस का 15 इंटू 11/2 करना है बस। आप मुझे बताओ 60 माइनस 15 इंटू 11/2 करो, देखो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 15 हुआ 2 पंचे 10 मतलब 7.5 इंटू 11 करोगे कितना आएगा 60 माइनस देखो 11 पचे 55 की 5 हासिल लगी 5 11 77 और 5 82 मतलब कि 82.5 आया। अब देखो 60 में से जब 82.5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 22.5 बचेगा। अब यहाँ माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा थीटा कितने कोण बनेगा नेगेटिव। जब भी कोण यानी कि एंगल की बात हो रही है ना तो नेगेटिव से मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ कोण पर फोकस करना होता है। वैल्यू कितनी है 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि यदि n भुजाओं वाले एक सम बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण
प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो तो n का मान क्या होगा? समबाहुभुज है, समबाहुभुज है तो ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना ना, प्रत्येक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180 बटे n करते हैं। क्या कह रहा है? जो प्रत्येक आंतरिक कोण है प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? 360 बटे n करते हैं, इसका 2 गुना है, मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए। आपसे चाहिए क्या? n की वैल्यू चाहिए। देखो n से n यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो 180 दूना कितना होता है? 360, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4, n-2 बराबर 4 हुआ तो n की वैल्यू नहीं आ जाएगी। n बराबर कितना आ जाएगा? 6, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 6 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि एक पेड़ आंधी में टूट गया। ये पेड़ यहाँ पर खड़ा था, आंधी में टूट गया, टूट के यहाँ गिरा होगा नीचे, टूट के नीचे गिरा होगा। क्या कह रहा? पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री कोण पर टिका है, मतलब कि भूतल मतलब जमीन। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? जो 80 से 20% अधिक है। 80 का 20% होता कितना है? 20% निकालो, परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 दूनी 16, मतलब कि 80 से 16 अधिक है। 80 से 16 अधिक करोगे, 80 16 कितना हुआ? 96, मतलब कि वो संख्या कौन सी है? 96 है, जो 80 से 20% अधिक है। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि 75,076 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य है? ये चीज समझिए, 65 से विभाज्य है, मतलब 5 से भी करनी चाहिए और 13 से भी करनी चाहिए, 5 और 13 से करनी चाहिए। समझ गए? 5 और 13 से ऑप्शन देखो सभी कट रहे हैं ना, सब कट रहे हैं। क्यों ना मैं इसी को देख लेता हूँ, 75,076 को। अगर मैं 75,076 को काटूंगा ना, जो शेष पर आएगा उसको घटा दूंगा, वही संख्या 13 से काट दो। देखो सब 5 से कट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 से काटो, 13 पचे 65, 13 पचे 65 की 5 हुआ, यहाँ कितना बचा? 10, 13 सत्ते 91, फिर 9 हुआ, फिर 13 सत्ते 91, 6 हुआ, 13 पचे 65, फिर कितना बचा? 1, शेष पर 1 बचा। इसका मतलब 6 की जगह अगर यहाँ पर 5 होता तो वो संख्या 13 से भी कट जाती, पूरी 13 से कट जाती, और 5 से तो कटेगी क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है या 0 होना चाहिए। मतलब कि 75,075 होता तो वो संख्या 65 से कट जाती, 65 से कट जाती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहीं दे रखा ना 75,075। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। सी उस वस्तु को 1200 रुपये दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना होगा? क्या कह रहा है? जो ए है ना, ए जो है वो बी को 20% की प्रॉफिट में बेचता है, और बी क्या कहता है? बी जो सी को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। सी उस वस्तु को कितने में खरीदता है? 1200 रुपये में खरीदता है। आप मुझे बताओ उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य, मतलब कि ये बताना है। आप मुझे बताओ इसको 100 मानोगे, 100 का 20% कितना हुआ? 20 ही होगा। 20 बढ़ाओगे 120 हो जाएगा। 120 का 25% कितना होता है? 25% मतलब समझे 1/4 किसी संख्या का। 120 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 30, मतलब कि 30 बढ़ाना पड़ेगा। 120 में जब 30 बढ़ाओगे तो यहाँ कितना आएगा? 150 आएगा। 150 किसके बराबर है? 1200 के, मतलब 15 8 120 होता है। 15 8 120 होता है, मतलब कि गुणा 8 करना पड़ेगा। अगर 100 माना था इसमें गुणा 8 करोगे कितना आएगा? 800 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आरंभिक मूल्य कितना होगा? 800 होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बस ऐसे ही लगाना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 हो जाते हैं तो 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितने हो जाएंगे? आप मुझे बताओ, 5,000 रुपये हैं, आपसे कितना हो रहा है? 5700 हो रहा है एक साल में, मतलब कि 700 रुपये का इंटरेस्ट मिला। 700 मिला किस पे? 5,000 पे। आपको बताना ये कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 से गुणा करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 से 1 खत्म, 14 पंचे 70 होता ना, मतलब कि 14% है। इसका मतलब रेट ऑफ परसेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 14% है। और एक साल में 14% अगर ब्याज लगेगा ना, तभी तो 5,000 से 5700 होगा। ये चीज समझ गए? आपसे क्या पूरा 5 वर्षों में 7,000 कितने? 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 कितने हो जाएंगे? 7,000 रुपये आपका मूल है। ये चीज समझ गए? आप 5 वर्षों में लगाना, 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में 14% तो 5 साल में 14 70%। 7,000 का 70% कितना होता है? 70% निकालोगे, 2 जीरो खत्म, कितना होगा? 4900 रुपये होगा। 4900 रुपये होगा। 7,000 प्लस 4900, देखो 7,000 का 70% निकालोगे ना, परसेंट हटाओगे 100 से
परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 70 इंटू 70 कितना होता है 4900 ही होता है ना। तो 7000 में 4900 जोड़ोगे कितना आएगा 11900 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 7000 कितने हो जाएंगे 11900 रुपये हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 की कमी कर देती है, तो वह नया बिक्री मूल्य कितना होगा। आप मुझे बताओ, अगर रुपये 100 था, 100 की अगर 30% निकालोगे ना, तो 100 का 30% क्या होता है 30 ही रुपये तो होता है। इसका मतलब जो प्रारंभिक मूल्य है, देखो यहाँ 30 रुपये की कमी कर रहा है, यहाँ देखो 30 रुपये की कमी हो रही, इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना है 100 रुपये है। 100 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा 70, मतलब कि कोई नया बिक्री होगा वो कितने में होगी 70 रुपये में होगी। वही पूछ रहा है नया बिक्री मूल्य कितना है 70 रुपये है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर समझ गए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान क्या होगा। आप मुझे बताओ, x का मान बताना है, आपको औसत निकालना है, तो एवरेज कितना है हमारा 60 है। एवरेज कैसे आता है, सभी नंबर को जोड़ दो, देखो 39, 48, 51 सबको जोड़ोगे, देखो 9, 8, 17, 1, 18 इकाई अंक जोड़ो ना, 9, 8, 17, 17, 1, 18, 18, 3, 21, 21, 5, 26, 26, 3, 29, 29 और 9 18 होता ना। 38 की 8 हासिल लगी 3, x को भी जोड़ दो, 3 लगा 6, 3, 9 हुआ, 9, 8, 17, 17, 7, 24, 24, 6, 30, 30, 5, 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42 हुआ। मतलब कि 428 प्लस x अपॉन कितनी संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है ना। 8 भाग का, तो देखो 8 को इधर भेजोगे, 8 संग 48, 480 बराबर 428 प्लस x। अब x की वैल्यू नहीं आ जाएगी 480 में, जब 428 जाएगा कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, मतलब कि 52 आना चाहिए। 52 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ इस सवाल में आपको कैलकुलेशन करवाई गई है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है ना, तो आपको a की वैल्यू -2 माननी है और b की वैल्यू क्या मानना है 1। आपका काम हो जाएगा। a की वैल्यू -2 मानोगे और b की वैल्यू 1 मानोगे, प्लस 1 करोगे, 1 1 2 2 और माइनस का 2 0 बनाएगा, चीजें सेटिस्फाई हो गई। अब रख दो ना, a की वैल्यू -2 रखोगे, -2 का क्यू क्या बनाएगा -8 प्लस 1 का क्यू 1 प्लस 1 माइनस का 3 इंटू माइनस का 2 इंटू 1 करोगे, देखो -8 और 1 1 के देखो जोड़ दो, -8 1 1 कितना हुआ 2 और देखो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस बना देगा 2 3 6 प्लस का 6 होगा 6 2 8 8 में से जब 8 जाएगा क्या बचेगा 0। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि √6 इंटू √15 बराबर x √10 हो तो x का मान क्या होगा। √6 √15 क्या होगा, आपस में गुणा हो जाता है ना अंदर, 15 छक्का 90 बराबर क्या है x √10। आप मुझे तो 90 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 10 लिख सकते हो बराबर x √10। आप मुझे बताओ 9 को बाहर लाओगे, 3 त्रिका 9 होता है, 3 √10 बराबर x √10 आएगा। आप मुझे तो रूट से 10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। आप मुझे तो x प्लस 1/x बराबर कितना है 3, तो x की पावर 5 चाहिए ना, तो आपको पहले x स्क्वायर चाहिए और x क्यू चाहिए। आप मुझे तो x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर करते हैं 3 का 9, 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 7 आएगा। ये चीज सिखा चुका हूँ। अगर मैं क्यू की बात करूंगा x क्यू प्लस 1/x क्यू करूंगा तो क्या होगा, इसका क्यू करेंगे 3 का 9 27 माइनस का 3 मतलब 3 इंटू 3 कितना हुआ 3 का 9 27 में से 9 जाएगा कितना हुआ 18। अब इन संख्या का गुणा करेंगे आपस में तो x की पावर 5 मिल जाएगा। देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू करेंगे ना, यहाँ कितना आएगा 7 इंटू 18। अब मुझे तो एक्स क्यू का इधर गुणा करेंगे तो x की पावर 5 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यू का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस देखो 1/x क्यू का जब इसमें गुणा करें तो क्या बचेगा 1/x बचेगा, और 1/x क्यू का जब इसमें गुणा करें तो 1/x की पावर 5 बचेगा। यहाँ देखो है क्या 17 8 कितना होता है 126 होता है ना। अब मुझे बताओ ध्यान से देखो x प्लस 1/x
एक्स प्लस 1/x बराबर कितना देगा 3, 3 इधर जाएगा, 126 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, इधर क्या बचेगा एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 बचेगा, बराबर 126 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 123। आ गया ना आसान से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इन सबको नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना आता है तो डायरेक्ट 7 लिखिए और 18 लिखिए, 18 126, 126 से थोड़ा आंसर कम आएगा, ना ये होगा ना ये होगा, थोड़ा सा कम आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक ही सही होना, इसकी मजबूरी हो जाती है, इतना फास्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी का 20%, b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। आपसे क्या कह रहा है a प्लस बी का 20% का मतलब गुणा, क्या कह रहा है b का 50% हो, b का 50% मतलब देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 0 से 0 खत्म, मतलब कि 2 का गुणा करोगे ना 2a प्लस 2b बराबर कितना है 5b है, देखो 5 इंटू बी। अब देखना 2a बराबर 2b इधर जाएगा तो कितना बनाएगा 3b। अब 2a बराबर 3b है ना, अब देखो 2a बराबर 3b रखोगे, 3b में से जब b जाएगा तो कितना बचेगा 2b अपॉन देखो 2a बराबर 3b रखोगे, 3b प्लस b कितना हो जाएगा 4b। अब देखो b से b खत्म, 2 दूना 4 मतलब कितना आया 1/2, 1/2 कहाँ आ रहा, देखो 1/2 कहाँ आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा, ऑप्शन नंबर ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि एक वर्ग के आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी कोई भी वर्ग दिया गया है उसके आंतरिक वृत्त और बाहरी वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए ना, तो आपको आंसर क्या लगाना है 1:2 होता है। अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हो। जैसे मैं एक वर्ग बना दे रहा हूं, ये क्या है, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, ठीक है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती है, मान लो इसकी भुजा क्या है ए है। अब क्या कह रहा है, वर्ग के आंतरिक वृत्त मतलब इसके अंदर का वृत्त अगर बनाओगे ना, इसके अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल और इसके बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मुझे बहुत ध्यान से सीखिए कि अंदर जो वृत्त है अगर मैं उसके डायमीटर मानता हूं, अंदर के वृत्त का जो व्यास है वो वृत्त वर्ग की भुजा के बराबर होगा। अंदर का जो वृत्त है उसका जो व्यास है वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। देखो ये वर्ग की भुजा यही तो है, ये वर्ग की भुजा है, इसके बराबर होगा। इसका मतलब इसका व्यास क्या होगा a। अगर व्यास a है तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी a/2 हो जाएगी अंदर वाले की। और मैं बाहर वाले वृत्त का व्यास देखूंगा ना, तो बाहर वाले वृत्त का व्यास अगर ध्यान से देखोगे ना तो इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। ये देखो वर्ग का विकर्ण ही तो है, ये जो है वो वर्ग का विकर्ण ही तो है, और बाहर का व्यास भी है बाहर वाले वृत्त का। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है a√2 होता है, वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। इसका मतलब a√2 किसके बराबर होगा, बाहर वाले वृत्त के व्यास के बराबर होगा। अब मैं रेडियस की बात करूंगा ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ a/√2 हो जाएगा। देखो √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा। ये चीज समझ गए। आपसे पूछ के आ रहा कि क्षेत्रफलों का अनुपात, अब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है मैंने पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना तो कुछ नहीं करना, त्रिज्या के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। अब त्रिज्या का अनुपात है क्या, पहले वाली वृत्त का त्रिज्या कितनी है a/2, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, a/2 का स्क्वायर रेशियो दूसरी वाली त्रिज्या कितनी है a/√2 का स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे, अब a/2 का स्क्वायर करोगे तो a²/4 रेशियो, इधर भी a²/2 आ जाएगा, समझे। अब देखो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर भेजोगे 4 को इधर भेजोगे तो कितना आएगा 2:4 आएगा। अब 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब कि 1:2 आ जाएगा आंसर। 1:2 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि यदि 15 मेजों के लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। आपसे क्या कह रहा है कि 15 रुपए का जो कॉस्ट प्राइस है ना, मतलब लागत मूल्य, वो 20 मेजों के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। मैंने कहा जब भी ऐसी कंडीशन हो ना तो सेलिंग प्राइस को आप
पहला बाद वाला नंबर मानिए और मतलब कॉस्ट प्राइस को आप बाद वाला नंबर मान लीजिए और सेलिंग प्राइस को आप पहले वाला नंबर मान लीजिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ लागत मूल है तो लागत मूल के बाद जो भी मनी लिखी है ना वो लागत मूल हो जाएगी और जो विक्रय मूल है जो बच जाएगा 15 वो विक्रय मूल हो जाएगा। ये चीज़ समझ गए। यहाँ पर आपको क्या निकल के आएगा सामने सामने, सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है लागत मूल वो कितनी है 20 रुपये और सेलिंग प्राइस कितनी है 15 रुपये। इस चीज़ में उल्टा मानते हैं नहीं, अगर पता है तो 15 CP बराबर 20 SP लिख दिया। अब यहाँ से CP अपॉन SP का रेशियो आ जाएगा 20 अपॉन 15, मतलब कि कोई वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये है, 15 में बेच रहे हो तो 5 रुपये की हानि हो रही है। हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 20 × 100 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25% का लॉस हुआ। 25% का लॉस कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि तथा उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो। पहली बात तो समझ में आई। अब देखो ऑप्शन नंबर डी तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1/4 निकालूंगा ना, 1/4 क्या होगा? दशमलव में आएगा। 270 4 से पूरा कटेगा नहीं, समझे? इसलिए 270 तो गलती हो जाएगा। 3 ऑप्शन बचे, चेक कर लो। जैसे मैं 260 लेता हूँ, 260 का 1/5 भाग पहले निकालो, कितना आएगा? 5 25, 1 हुआ 5 दूनी 10, 52 आया। 52 में 4 की वृद्धि, 52 में 4 की वृद्धि करोगे कितना आएगा? 56 आएगा। आप क्या करें? उसके 1/4 भाग में, मतलब कि 260 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 4 × 5 20, 4 × 24, 2 हुआ 4 × 5 20 मतलब 65। 65 में क्या कह रहा है? 10 की कमी। 65 में जब 10 करोगे तो कितना आएगा? 55। क्या कह रहा है? कमी के बराबर हो जाती है। 56 क्या 55 के बराबर है? नहीं है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर सी बचा। एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर गलत होगा तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, समझे? अब जैसे मैं 280 लेता हूँ, बी ऑप्शन, 280 का 1/5 करोगे, 5 25, 3 हुआ 5 का 3 56। 56 में 4 की वृद्धि, मतलब कि 56 4 कितना होता है? 60। ठीक है, 60 आया। अब क्या करें? उसके 1/4 मतलब 280 का 1/4 होता क्या? 4 7 28 70। 70 में 10 की कमी, 10 की कमी करोगे कितना आएगा? 60। कमी के बराबर है, मतलब 60 बराबर 60 आ रहा है। इसका मतलब हमारी वो संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 27 है, तो वह राशि कितनी है? आपको कुछ नहीं करना होता। जब भी 2 वर्ष दिया गया है ना और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और आपको रेट ऑफ परसेंट दिया गया, तो आपको कुछ नहीं करना, रेट ऑफ परसेंट का स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और भाग करना है 100 से। ये हमारा परसेंट हो जाएगा। ये परसेंट किसके बराबर होगा? 27 के, जो भी डिफरेंस दिया गया हो। बस आपको यही करना है, क्योंकि 2 वर्ष दिया गया तो स्क्वायर करना और 100 से भाग करना, परसेंटेज लगाना और बराबर 27 करना है। आपको राशि 100% बराबर आ जाएगी। आप देखो, मुझे ध्यान से देखो, 9 से काटो, 9 चौको 36, 9 तिया 27। अब 4 से काटोगे, ये देखो 25 हुआ, अब 25 इधर जाएगा, 75 हो जाएगा, मतलब कि 1% बराबर 75। तो आपसे पूछ के रहा वह राशि कितनी होगी? मतलब कि 100% कोई राशि होती है, कितनी हो जाएगी? 75। 100 कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा? ये सवाल करवा चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए आया था, लेकिन फिर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? x² प्लस 1/x² क्या होगा? 3 त्रिका 9 में से 2 गया 7 होगा, डायरेक्ट लिखो ना। और x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? 3 त्रिका 9 या 27, माइनस का 3 है, मतलब 3 त्रिका 9, 27 में से 9 जाएगा 18 आएगा। अब x की पावर 5, अगर 1/x की पावर 5 निकालना है ना तो x² निकालना पड़ेगा और x³ निकालना पड़ेगा। ये चीज समझ गए? अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 सत्ते क्या होगा? 126। 126 में आपको क्या घटाना है? आपको x प्लस 1/x घटाना है। आपको ये मिल जाएगा x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। x प्लस 1/x है कितना? 3। 126 में 3 घटाओगे कितना आएगा? 123 आएगा। डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत मान 75 प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि 97 को उसने 79 पढ़ लिया था।
समझे। सही औसत मान कितना होगा, आप मुझे बताओ 20 संख्याओं का औसत मान कितना प्राप्त हुआ, 75 प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ, जब उसने 79 पढ़ लिया था, लेकिन उसको 97 पढ़ना था, तो सही औसत जो भी आएगा वो 75 से ज्यादा आएगा। देखो 79 से 97 जाओगे कितना है, 18 अधिक है। 79 से जब 97 जाओगे 18 अधिक है, 18 अधिक है। कितनी संख्या है टोटल, 20 संख्या है। एवरेज निकालना तो भाग कर दो ना, कितना अधिक जाएगा। देखो 20 से काटोगे, दोनों में 18 होता है, 10 मतलब 0.9 आएगा। मतलब कि जो भी एवरेज होगा ना वो उससे 0.9 और ज्यादा आएगा। अगर आप 97 लेते हो, ये चीज समझ गए, तो 75 से 0.9 ज्यादा आएगा। कितना आएगा, 75.9। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। यदि संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है, मान लो वो संख्या, मैं क्या कह रहा हूं, 132 ही है। मान लो वो संख्या 132 है, अगर आप 175 से विभाजित करोगे तो जाएगा नहीं, तो शेषफल हमारा क्या रहेगा, 132 रहेगा। ये चीज समझ गए। मान लो वो संख्या 132 ही है, 132 है, अगर आप उसको 175 से भाग करोगे तो 175 से तो कटने वाला नहीं, इसका मतलब शेषफल भी 132 रहेगा। चीजें सेटिस्फाई हो गई। आप क्या कह रहे हो, उसी संख्या को 25 से, वो संख्या कितनी मानी थी 132, इसको 25 से भाग करोगे तो 25 चौको 100 होता है, 25 पंचे 125 हुआ, 125 हुआ। आपसे पूछ के आ रहा शेषफल कितना आएगा, 25 पंचे 125 प्लस 7 कितना होता है 132, मतलब कि शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, यदि p बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 इंटू 5 हो, q बराबर 2 की पावर 5, 3 इंटू 7 हो, तो p तथा q का महत्तम समावर्तक, P और Q का महत्तम समावर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप दोनों में देखो सबसे कम नंबर कॉमन कौन सा है। यहाँ देखो 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 5 है, तो सबसे कम क्या है 2 की पावर 3। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 3 होगा। 2 की पावर 5 नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 5 है नहीं, तो 2 की पावर 3 तो हो गई होगा। अब देखो 2 की पावर 3 ना यहाँ दे रखा है ना यहाँ दे रखा है, ये देखो 2 की पावर 5 दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। हमको आगे और कुछ चेक भी नहीं करना है, हमारा इसी से काम चल गया। और भी देखना पड़ता ना मुझे क्या क्या कॉमन है, हमको आगे चेक ही नहीं करना, इसी से काम चल गया। 2 की पावर 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है, उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15% हो जाए। आप मुझे बताओ, कोई चीज 30% है, कोई चीज 30% है, अगर आप उसको 15% करना चाहते हो ना, तो एल्कोहल जितना है 1 लीटर, जैसे 1 लीटर का मिश्रण है, आप मुझे बताओ 1 लीटर और डालना पड़ेगा। कोई चीज जैसे 1 लीटर में अगर 30% पानी है, अगर 1 लीटर और डालोगे तो वो पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, 15% आंसर आ जाएगा। मतलब कि उसे 1 लीटर और डालना पड़ेगा। भाई साहब जैसे मैं कहूँ एक में कोई चीज मान लो 0.1 है, एक में अगर मान लो जैसे मैं कहूँ एक में 0.5 है, अगर मैं इसको और आधा करना चाहता हूँ 0.25, तो मुझे एक और करना पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हो, बहुत ही आसानी है। जैसे 1 लीटर में 30% पानी है, अगर आप 15% पानी करना चाहते हो तो लीटर की क्वांटिटी डबल करनी पड़ेगी, ऐसे मान लो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर सवाल समझोगे ना तो चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 129.60 समथिंग है, 129.60 है, तो वह धनराशि है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मैंने क्या बोला, 9% है, 9 का कर दो स्क्वायर 81/100 करना है और परसेंटेज लगाना है, बराबर कितना है 129.60 आया। 9 से 15 2 ये है। अब 9 से काटो, 9 दूनी 9 में 81 होता है। अब ये देखो 9 से कट जाएगा, देखो दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 3 हुआ, 9 चौको 36, फिर 3 हुआ, 9 चौको 36, फिर 9 से काटोगे 9 एकम 9, 5 हुआ, 9 छक्का 54, 16 आया। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, क्या आया 1% बराबर 16,
और ये जीरो तो जीरो है ही है, एक जीरो ये आ जाएगा, जो जीरो बचेगा ना यहाँ पर 1440 होगा और ये 160 होगा। मतलब कि 1% बराबर 160 आया, तो 100% बराबर कितना आएगा, 16,000 आएगा। 16,000 कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, किसी वार्षिक दर से 1500 का 2 वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना 449.40 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। आप मुझे तो 1500 रुपये है, ठीक है। अगर 10% लगाता हूँ वार्षिक ब्याज की दर से, तो आप मुझे तो कितना हो जाएगा। आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाते हो, A+B+AB/100 करते हो अगर 2 वर्ष के लिए। तो ये 10 है, ये 10 कितना हुआ 20, ये 20 हो जाएगा, प्लस 10 × 10/100 करोगे, देखो खत्म हो जाएगा, एक बचेगा 20 + 1 21%। आप मुझे तो 1500 का अगर आप 21% ब्याज क्या 449 होगा। देखो 1500 का 21% क्या होगा, 15 × 21 मतलब लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे में ये करूंगा 12% अगर मैं देखता हूँ तो 12 12 24, तो ये सीधे ही हो जाएगा 24 प्लस और यहाँ 12 × 12 होगा 144 मतलब 1.44 मतलब 24 1 25.44% होगा। आप मुझे तो 1500 का 25.44% निकालोगे ना, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 और 6 66 होगा। यहाँ देखो 0.4 है, ये भी नहीं होगा। बहुत ध्यान से देखो, अगर 14% की बात करता हूँ ना, तो 14 + 14 28, तो यही होगा, प्लस 14 × 14/100 करोगे ना, तो 28 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 1.96 मतलब कि 28 1 29.96% आएगा। ये समझो ध्यान से 29.96%। अब 1500 का 29.96% होता क्या है, अगर करोगे ना, देखो 1500 × 29.96% हटाओगे तो 100 से भाग करो, 0 0 खत्म, 15 से गुणा करोगे, 15 छक्का 90 की 0, 15 निम्मा 135 और 9 144 की 4 हासिल लगी, 14 हुआ। देखो लास्ट में 4 आ रहा, देखो 4 0 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब 14% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, आपके पास समय इतना नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन करो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं, उनकी चाल 4:3:5 के अनुपात में है। उनके द्वारा बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात सभी पता है, समय का अनुपात क्या होता है, रिवर्स होता है किसके, स्पीड के अनुपात के। तो आप कुछ नहीं, समय का अनुपात निकालना है टाइम का, तो आपको क्या करना है, स्पीड को रिवर्स कर दो 1/4 1/3, क्योंकि आप मुझे तो जितनी ज़्यादा स्पीड चलोगे तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड जो आप स्लो चलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, मतलब कि रिवर्स होता है। आप मुझे बताओ 1/4 1/3 1/5 आप क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 × 12 = 60, मतलब कि सब में 60 का गुणा कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो में सेम नंबर से गुणा करते हो। सब में 60 का गुणा करोगे तो 15 चौको 60 होता है, 15 आना चाहिए, 15 चौको 60, 15 कहाँ आ रहा है, पहले ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक समांतर रेल पटरी पर खड़ी हुई किसी 170 मीटर लंबी रेलगाड़ी का पार करने में यह कितना सेकंड लगेगी। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। अब मुझे तो टोटल डिस्टेंस है क्या, यहाँ 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 170 मीटर लंबी को पार करना है, तो 170 + 110 कितना हुआ, 280 हुआ, अपॉन टोटल स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन डिस्टेंस किसमें, मीटर में, तो मीटर में बनाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। ये चीज़ पता है। आप मुझे बताओ ध्यान से, 18 ये ऊपर चला जाएगा ना, 5/18 18 ऊपर चला जाएगा। आप देखना ध्यान से, 0 से 0 काटोगे, अब देखो 6 × 18, अब 28 दिया होता क्या, 3 × 24 की 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84/5 आया। 84/5 मतलब कितना आएगा, 17.2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो 17×85 होता ना, 17.2 नहीं आएगा ना, 17×85 होता है, इससे कम ही आएगा थोड़ा, 16.8 आएगा। कैसे, 5 × 5 3 हुआ, 5 × 30 5 40, 16.8 आया सेकंड, 16.8 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि 17.2 ज़्यादा हो जाएगा ना, 17×85 होता है, यहाँ पर 84 चाहिए, मतलब 85 से कम, तो 17 से भी कम चाहिए ना। इस टाइप से अगर आइडिया है तो आपके ऑप्शन कभी गलत नहीं हो सकते। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि ए का वेतन
बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? ऑप्शन नंबर ए। कैसे? 25% अधिक है ए का वेतन बी के वेतन से। 25% अधिक का मतलब समझे? सबसे पहले आप प्लस लगाओ। अब 25% को आप फ्रैक्शन में करो। 25% मतलब 25% हटाओगे, 100 से भाग करोगे, 25 चौको 100 होता है, 1/4 लिखोगे, प्लस लगाए 1/4 लिखा। आपसे पूछ रहा कितना कम है, कम के लिए आप माइनस लगाओ। ऊपर देखो क्या है, ऊपर वाला जो है एक, तो आपको एक ही रखना है, ऊपर कभी नहीं बदलते। अब नीचे क्या करना है? देखो 4 + 1 प्लस लगाए ना, तो प्लस प्रॉपर्टी चलेगी। 4 प्लस क्या करोगे? अंश और हर को जोड़ना है। अगर यहाँ माइनस लगाते हो तो हर में से अंश को घटाना होता है। 4 1 5। अब मुझे तो ए माइनस का 1/5 क्या होता है? 1/5 फ्रैक्शन में अगर इसको परसेंटेज में करना चाहेंगे तो 100 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 मतलब कि 20% की कमी होगी। बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के सवाल आप ऐसे ही करना, आसानी से उड़ जाएंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा आधार 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने क्या बोला? जब भी आधार और ऊंचाई की बात करें ना, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या लगाते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट लगाते हैं, मतलब कि आधार इंटू ऊंचाई लगाते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना? 60 बराबर 1/2, आधार कितना है? 8, और आपको हाइट चाहिए, बस आ जाएगा। देखो हाइट चाहिए ना, देखो 2 इधर भेजोगे 120 होगा, 120 बराबर 8 इंटू एच होगा, 8 से काटोगे 15 8 120 होता है, तो हाइट बराबर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। हाइट बराबर कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों कल आपका एग्जाम है, तो सभी लोग बहुत ही अच्छे से पेपर दीजिएगा, और सभी लोग, मेरी शुभकामनाएं हैं कि कम से कम 120 प्लस या 130 प्लस नंबर आएंगे ही आएंगे, और मैथ सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 नंबर जरूर लाओगे। जिनके भी 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए वो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।